जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस तरह से हर पल अपनी संगत के अंग संग सहाय रहती हैं। हमारी लाइफ में कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आए, गुरु जी कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, आंटी जी का सत्संग काफी लंबा है, इसलिए संगत जी इस सत्संग को मैंने 3 पार्ट में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट पार्ट आज आपके साथ शेयर किया जाएगा, कल सेकंड पार्ट और परसों थर्ड पार्ट को शेयर किया जाएगा। क्योंकि संगत जी, अगर सत्संग ज्यादा लंबा हो जाता है तो संगत पूरा सत्संग नहीं सुन पाती, इसलिए संगत की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए संगत जी इस सत्संग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा जरूर सुने कि किस तरह से आंटी जी पर गुरु जी ने अपनी कृपा बरसाई। शुक्राना गुरु जी, हर पल अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहना। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। आज जो ये सत्संग मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ संगत जी, ये गुरु जी महाराज के ऑर्डर पे, क्योंकि आज तक बहुत सारी ऐसी सत्संग हुई है जो गुरु जी महाराज और हमारे बीच रही है, क्योंकि गुरु जी ने ऑर्डर नहीं दिया कि हम ये बात आगे बताएं, क्योंकि ये सत्संग जो है बहुत ही ब्लेस सत्संग है। ये जिनके कानों में जाएगा वहाँ भी ब्लेसिंग है, जो सुनेंगे उनके पास भी ब्लेसिंग है, जो बता रहे हैं उनके पास भी ब्लेसिंग है गुरु जी महाराज की। तो 2020 की जर्नी और आज 2025 है। इतने टाइमिंग के बाद गुरु जी महाराज ने ये ऑर्डर दिया कि मैं पब्लिकली ये सत्संग बनाऊं और बना के इसे रिकॉर्ड करके फिर मैं आगे पब्लिकली इसे बताऊं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से बिलोंग करती हूँ और कहाँ तक आ गई। आज 2025 है, 9 फरवरी है, 9 फरवरी 2025, और गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठ के मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्योंकि सुबह में गुरुजी महाराज ने बोला कि जो घटना तुम्हारे साथ घटी है वो तुम आगे बताओ, क्योंकि उनसे बहुत सारी संगत का कल्याण होना है, बहुत सारी संगत को अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा, बहुत सारी संगत का बिलीव बढ़ेगा, बहुत सारी संगत जो कन्फ्यूजन में है उनको मेरे इस सत्संग से उनकी वो कन्फ्यूजन दूर होगी। अब किनके समक्ष किन प्रश्नों का, सवालों का जवाब जाने वाला है ये मुझे तो नहीं पता, ये गुरुजी महाराज सब जानते हैं, लेकिन जो उनका ऑर्डर है वो मैं अभी अपना सत्संग बताने जा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करती हूँ और मेरा नाम रजनी सिंह राठौर है और वर्तमान में मैं मथुरा में रहती हूँ। स्टार्टिंग जर्नी थोड़ा बताना इसलिए चाहती हूँ कि आप समझ सको कि जो मेरे साथ हुआ या जो आज मेरे साथ हो रहा है, मैं भी बहुत ही नॉर्मल पर्सन हूँ, बहुत ही नॉर्मल हूँ। और अगर गुरुजी महाराज मेरी इतनी मदद कर रहे हैं या इतनी मदद करते आए हैं शुरू से, तो वो हर एक संगत के दिलों में है, हर एक संगत को बिल्कुल वैसे ही मदद करते आए हैं, अदृश्य रूप में या प्रत्यक्ष रूप में, कभी अप्रत्यक्ष रूप में। बस समझने की देर है कि हम कैसे समझ पाते हैं उन सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं अपना सत्संग को यहाँ से शुरू करती हूँ और इस सत्संग के एक एक शब्द को संगत जी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द, एक एक लाइन में गुरुजी महाराज की अनुभूति आप लोगों को एहसास होगी कि गुरुजी महाराज ने एक साधारण सी लड़की को कैसे कैसे बचाया, कैसे कैसे यहाँ तक लाया।
और मेरे साथ जब गुरुजी महाराज ऐसा कर सकते हैं तो बहुत सारी संगत के साथ गुरुजी महाराज इसी तरीके से उनकी हेल्प करते होंगे। कभी एहसास की कमी होती है, कभी विश्वास की कमी होती है, कभी हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी दिव्य आत्मा हमारी मदद कर रही है। तो मैं अपनी जर्नी शुरू करना चाहती हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि एक्चुअल में ईश्वर हमारे साथ कैसे कैसे रहते हैं। कभी हमें पता ही नहीं चलता कि ईश्वर हमारे साथ हैं, बस हम अपनी लाइफ जीते हैं। मेरे फादर जेलर हैं मुजफ्फरपुर बिहार में, मैं उनकी बड़ी लड़की हूँ। और जैसे एक परिवार का सपना होता है कि मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करूं, अच्छे से करूं, वैसे ही सपना था। मैं अपने घर की लाडली बेटी थी। तो चूँकि मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में और मेरी हॉबीज पुलिस डिपार्टमेंट में थी। मैक्सिमम हमारे घर में बुआ मौसा जी सभी पुलिस डिपार्टमेंट में, कोई अदर जॉब में नहीं, कोई बिजनेस में नहीं। तो मेरे माइंड में था कि मुझे तो पुलिस डिपार्टमेंट में ही जाना है, मुझे तो एसपी बनना है। और मेरे फादर को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाऊं। उनका ये कहना था कि मैं शादी पुलिस डिपार्टमेंट से कर दूंगा, मगर लड़कियां पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं जाएगी, लड़के जाएंगे। चूँकि मेरे 3 भाई हैं और मैं बड़ी बेटी हूँ, मेरे बाद 3 भाई और एक बहन उसके बाद। तो भाई लोगों को पापा ने फोर्स किया कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में जाए, मगर मेरे किसी भाई को कोई इंटरेस्ट नहीं पुलिस डिपार्टमेंट में जाने पे। मैंने अपने फादर से छिपा के मैंने दरोगा का फॉर्म भरा, एसआई का। बिहार में फॉर्म आया, मैंने भरा, फिर मैंने उसका फिजिकल निकाला, फिर मैंने रिटेन एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल किया, वो भी अपनी मम्मी की मदद से मैंने वो एग्जामिनेशन दिया। जब उसका रिज़ल्ट आया, जब मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ, तब मैंने अपने फादर को बताया। फादर एकदम बगावत में उतर गए कि एक तो तुम लोगों ने मेरे से छिपा के ये काम किया, दूसरा कि एसआई बनेगी। मैं बिल्कुल नहीं, मैं हूँ जेलर, मेरी बेटी एसआई बनेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। फिर भी मेरी मदर ने मेरा सपोर्ट किया और फादर को बहुत समझा बुझा के मुझे ट्रेनिंग में भेजा। ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट किया एसआई की। उसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग होती है हाजीपुर बिहार में। उसी दौरान मेरे फादर ने एसपी के साथ मेरी शादी तय कर दी, जो सिवान में एसपी के पोजीशन पर थे। घर वगैरह, ज़मीन जायदाद, चूँकि मैं बाईकास्ट राजपूत हूँ तो राजपूत के अंदाज को देखते हुए उन्होंने ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, उस हिसाब से उन्होंने शादी तय किया। शादी के 1.5 महीने कम थे, लड़की को दिखाना वगैरह ये सारा प्रोसेस सब कुछ हो गया, 1.5 महीने कम थे। तो अचानक मेरे फादर के पास फ़ोन आता है कि हम ये शादी नहीं करेंगे। जब मेरे फादर ने कारण पूछा तो उसमें ये बताया गया कि आपकी जो लड़की की कुंडली है और मेरे लड़के की जो कुंडली है वो मैच नहीं खा रही है, क्योंकि आपकी लड़की जो है मांगलिक है, पूर्ण मांगलिक है, और मेरा लड़का मांगलिक नहीं है। उसकी कुंडली के हिसाब से अगर उसकी शादी होती है तो उसका जो हस्बैंड होगा वो दुनिया में नहीं रहेगा, और हमारा एक ही बेटा है, तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। फिर मेरे फादर, मेरी बुआ और मेरे फूफा लोग, सभी लोग लड़के वाले के घर गए। उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो शादी टूटने एक राजपूत परिवार में एक बहुत ही बड़ा कलंक जैसा था। तो उस माहौल का जो टेंशन था मुझे स्पेशली झेलना पड़ा। फिर मेरी बुआ ने कहा कि अगर हम रिलेटिव रिलेशन में बोलेंगे कि शादी टूट गई है तो बहुत शिकायत होगी, फिर इसकी शादी लगेगी नहीं। मैं एक कोशिश करती हूँ कि इसकी कुंडली मिलाने की कोशिश करती हूँ कि जो भी लड़का मिल जाए। महज 1.5 महीने में मेरी जल्दी कुंडली मिलाई गई एक लड़के के साथ, जो आज के डेट में मेरे हस्बैंड हैं। और वो बहुत ही नॉर्मल और मिडिल फैमिली का परिवार था। कहाँ एक कमिश्नर का परिवार, और कहाँ, चूँकि हमारे जो दादाजी थे वो कमिश्नर थे, मेरे पापा जो थे वो जेलर थे। तो चूँकि थे इसलिए, चूँकि अभी उन्होंने वीआरएस ले लिया है और मेरे दादाजी भी रिटायरमेंट कर चुके हैं। तो कहाँ एक बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली और बहुत ही लो फैमिली में जाके हमारी कुंडली मिलती है। शादी चूँकि उसी डेट पे होनी है, 17 अप्रैल 2009 को होनी है, और सारे जगह पे ये बातें फैल चुकी है कि शादी होनी है, इस घर में शादी होनी है। लेकिन बस केवल लड़का चेंज है, बाकी जो भी बारात में आना था, चूँकि राजपूतों की बारात बहुत ही हैवी तरीके से आती है बिहार में, तो उस अंदाज में मतलब पापा ने वो कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत ही धूमधाम से हैवी तरीके से बारात आई, शादी हुआ। उस लड़के वाले को पैसों से इतना तोल दिया गया कि मतलब लड़का वाला एकदम एग्रेट हो गया शादी करने के लिए, और कुंडली मिलान हुई, कुंडली के सारे गुण मिल गए। लेकिन मैं तैयार नहीं थी शादी के लिए। फिर मेरे फादर ने बोला कि हम सुसाइड कर लेंगे, मदर ने बोला कि हम सुसाइड कर लेंगे, मतलब एक दबाव डालते हुए
मेरी शादी कर दी गई। जब मैं पहुंची तो बहुत ही नॉर्मल फैमिली थी। माता पिता के द्वारा बहुत सारे सामान, पैसे, गाड़ियां सब दी गई थी, जो कोई कमी नहीं थी। तो मतलब उन पैसों से काफ़ी टाइम हमारे ससुराल वाले ने सारा जो भी उनका था कमी, वो उन पैसों से उन्होंने सारा फुलफ़िल किया। मेरी ननद लोगों की शादी वगैरह हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन मेरे ससुराल वाले को ये नहीं पता था कि मैं दरोगा हूँ, मैं एएसआई की पोजीशन पे हूँ और मेरी पोस्टिंग उसी जगह पे है जहाँ मेरा ससुराल है। तो वो तो सारा काम जो शादी का हुआ वो छुट्टियों के टाइम पे हुआ। फिर जब मुझे ज्वाइन करना पड़ा कि नहीं अब तो मुझे जाके ज्वाइनिंग करनी है, तो फिर मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बताई कि मैं एएसआई हूँ और मुझे तो ज्वाइनिंग करनी है और मेरे को नियरेस्ट थाना में ही मेरी पोस्टिंग है। और ये उसी समय मेरी ये बात मेरे ससुर जी को पता चला, सासू माँ को पता चला। अब सब लोगों ने बगावत कर दिया कि ये बात छिपाते हुए पैसे के दम पे शादी कर दिया गया। लड़की एएसआई है, अब ये जिप्सी से आएगी, इसके साथ कांस्टेबल होंगे, नाइट ड्यूटी होगी, वर्दी में ये जाएगी, हमारा क्या रेपुटेशन रहेगा। हमें कोई पुलिस डिपार्टमेंट की लड़की से शादी नहीं करना था। अब ससुराल में बगावत हो गया। अब ससुराल की बगावत ऐसी हुई कि ससुराल और मायके में बहुत हैवी दुश्मनी हो गई। ससुराल वाले ने बोला कि या तो तुम नौकरी कर लो या तुम ससुराल को चुनो। मायके वाले ने बोला कि लड़का को छोड़ो, अब छोड़ो सब कुछ, नौकरी करो, आगे की आगे देखेंगे। अब चूंकि हम लोगों को बचपन से ये सिखाया गया था कि जहाँ शादी हुई है, जहाँ तुम्हारी डोली गई है, वहीं से तुम्हारी अर्थी उठेगी। तो मैं अगर ससुराल के पक्ष में खड़ी होती हूँ तो मायका हाथ से चला जा रहा है, मायके के पक्ष में खड़ी होती हूँ तो ससुराल हाथ से जा रहा है। पूरी ज़िंदगी लोग ये कहेंगे कि ससुराल वाले ने पति ने छोड़ दिया। अब मैं खुद ही बहुत परेशान हो गई थी। बहुत ही दिनों तक मेरा खुद ही माइंड संतुलन में नहीं था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। आईजी साहब का बार बार फ़ोन आ रहा था कि तुम अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो। आईजी साहब मेरे फादर को बोल रहे थे कि आपको लड़की के साथ इतनी अर्जेंट क्या थी शादी करने की, इसे एसपी बनने देते। चूँकि मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, मेरा पीटी निकल चुका था, मेंस निकल चुका था, इंटरव्यू में छट गई थी। फिर मैंने बीपीएससी का पीटी निकाला, मेंस के समय मेरा एग्जाम नहीं हुआ, वो शादी थी तो वो मेंस मेरा छूट गया था। तो घर की इतनी हैवी बगावत हुई, इतना हैवी टेंशन हुआ कि मैं निर्णय नहीं ले पाई कि मैं ससुराल का सपोर्ट करूं या मायके का सपोर्ट करूं। और बहुत हैवी डिप्रेशन, उतनी बातें मैं यहाँ रिकॉर्डिंग में बता नहीं सकती हूँ। तो बहुत हैवी डिप्रेशन में मैंने जॉब को रिज़ाइन करने का मतलब डिसाइड किया कि फाइनली मैं जॉब रिज़ाइन करती हूँ और मैं बीपीएससी की तैयारी करके डायरेक्ट डीएसपी बनूंगी या डायरेक्ट एसपी तक जाऊंगी। ससुराल वाले ने ये कहा कि एसपी डीएसपी बनना है तो हम सपोर्ट करेंगे, दरोगा तो नहीं बन के रहने देंगे। तो फिर मैंने जब रिज़ाइन किया, आईजी साहब डायरेक्ट ससुराल को समझाने के लिए भी अपने आईजी ऑफिस में बुलाए, लेकिन मेरे ससुराल वाले कोई समझने वाले नहीं थे, स्पेशली मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही समझने वाले नहीं थे। तो कैसे भी बहुत दर्द भरा रहा। एक गवर्नमेंट जॉब किसी को मिलती नहीं है और एक एएसआई रजनी सिंह राठौर को नॉर्मल लाइफ जीना, अपने नाम के आगे से अपनी पहचान हटा देना एएसआई का, बहुत कठिन था मेरे लिए निर्णय लेना। मगर मैंने ससुराल की खुशी के लिए मैंने अपने सपनों को त्याग दिया। और जब से मैंने ऐसा डिसीजन लिया तो मेरे मायके वाले मेरे से बिल्कुल रिश्ता नाता तोड़ दिए, बिल्कुल पूरी तरीके से। फिर मैंने एएसआई की नौकरी छोड़ी। उसके बाद जब भी मैं पुलिस डिपार्टमेंट की स्टडी करने को बैठती, कभी भी मैं बीपीएससी की तैयारी करने को बैठती, तो मेरी सासू माँ बहुत सारी हैवी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती। मेरा माइंड कभी स्थिर नहीं रहने देती कि मैं पढ़ पाती, कभी फॉर्म तक भी मुझे फिर भरने नहीं दिया। तो मेरे साथ इतना क्रिटिकल सिचुएशन हुआ कि मैं शब्दों में उसको कम टाइम में बता नहीं सकती हूँ। और ईश्वर जाने कि उस समय कौन सी दिव्य शक्ति मेरी मदद कर रही थी, जो मुझे जिंदा रखी, जिसने मुझे एक एसपी से शादी हो रही है, वहाँ के सपने से एक साधारण आदमी के साथ शादी हुई। जिस समय मेरे हस्बैंड से मेरी शादी हुई उस समय मेरे हस्बैंड कोको कोला में थे। तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम अब एमबीए करो, एमबीए करके फिर तुम प्राइवेट नौकरी में आओ, ये सब दरोगा उरोगा ये सब जो पुलिस डिपार्टमेंट के चोचले हैं ये सारे को छोड़ो। वो बगावत में खड़े हो गए। चूँकि मैंने इकोनॉमिक्स से पीजी किया था, उसी दौरान मैंने दरोगा क्वालिफाई किया था और बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। फर्स्ट बीपीएससी निकली थी, उसमें इंटरव्यू में छटाई, तो सेकंड वाले का फॉर्म भरा था और उसमें पीटी निकल गया था, मेंस का एग्जामिनेशन में दे नहीं पाई थी। उसके बाद तो मैं बीपीएससी का एजुकेशन मतलब जो भी उसकी स्टडी थी कुछ कर ही नहीं पाई, ना ही कभी फॉर्म भर पाई। फिर मैंने बहुत मुश्किल से
MBA HR से एडमिशन लिया। बहुत मुश्किलों के साथ मैंने MBA कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने महिंद्रा में एज ए HR ज्वाइन किया, HR मैनेजर। जर्नी हमारी 2009 में हमारी शादी हुई और 11 में मैंने HR ज्वाइन किया, 11 लास्ट में। और 2011 में ही मेरी बेटी का जन्म हुआ। तो उसके जन्म के बाद मैंने स्टार्ट किया नौकरी। फिर 2011 से लेके 2018 तक मैंने कंटिन्यू HR मैनेजर के पोजीशन पर महिंद्रा में जॉब किया। लाइफ में बहुत उथल पुथल रही, क्योंकि मेरा मायका बहुत ही नॉर्मल था, जहाँ पे मतलब टोटका, काला जादू, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ही मतलब ऐसी थी कि जिस पर मेरा ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि मैं पूजा पाठ करती थी और मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती थी जल्दी। और मेरी शादी में एक प्रॉब्लम ये थी कि मैं नॉनवेज नहीं खाती थी और मेरे गार्जियन को मेरी शादी वहीं करनी थी जहाँ मैं नॉनवेज खाने वाले लोग ना हो। तो मेरे ससुराल में लोग नॉनवेज खाते थे। मेरे हस्बैंड केवल मेरी वजह से नॉनवेज खाना छोड़ दिया। तो फिर वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो लोग नॉनवेज बनाते थे। अब दिक्कत होती थी कि बनाते हैं तो फिर उस बर्तन में मैं कैसे खाऊं। तो उस वजह से मैंने नौकरी को ज्वाइन किया फाइनली। तो मेरे ससुराल से हटके मुजफ्फरपुर बिहार में है, वहाँ पे मैंने नौकरी ज्वाइन किया। और 2011 लास्ट से लेके 2018 तक मैंने किया। और बच्ची छोटी रही, तो जब बेटी का जन्म हुआ तो फिर मेरे मायके वाले ने थोड़ा बहुत बातचीत करना स्टार्ट किया। चूँकि मैं मुजफ्फरपुर में नौकरी ज्वाइन की और मुजफ्फरपुर में ही मेरा मायका था, तो मैंने अपनी बेटी को अपनी मम्मी के पास रखा। तो मेरी बेटी मतलब 2011 से 2018 तक मेरी मदर के पास ही रही। लेकिन फिर भी मेरे फादर का मतलब मेरे से रूठना बिहेवियर उनका चलता रहा, भाई बहन का मेरा रूठना बिहेवियर। मदर मेरी ऊपर मन से बातचीत करती, मेरी बेटी से ज़्यादा लगाव मदर का रहा। तो ऐसे लाइफ चलती रही। अचानक 2018 में मेरी तबीयत बहुत हैवी ख़राब होती है, ऐसा कि मेरा बॉडी एकदम सूख गया और लगा कि अब तो हमारा लास्ट स्टेज है, हम जिंदा रहेंगे ही नहीं। डॉक्टर को दिखाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। किसी ने कहा कि कोई काला जादू वगैरह कुछ हुआ है, किसी से तांत्रिक वगैरह से दिखाओ। तो किसी के कहने पर, मेरी एक महिंद्रा में फ्रेंड थी, उसके कहने पे हम वहाँ गए और उसने कुछ झाड़ा वगैरह जो भी किया उससे, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ठीक हुई कि हम छुट्टियों पे चल रहे थे महिंद्रा में और दोबारा हम स्टैंड हुए, हम खड़े हुए नौकरी के लिए हम गए। उसी दौरान जहां हमारी महिंद्रा की शोरूम थी, उसी जगह पर एक शाही मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो जब शाही मंदिर का जो निर्माण हो रहा था, उनका जब फर्स्ट डे का जो पूजा पाठ था उसमें मैं गई थी, तो उस दौरान मेरा जाना आना उस शाही मंदिर पे हो गया। मेरी स्वास्थ्य को देखते हुए वो जो ब्राह्मण थे वहाँ, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे बॉडी पे काला जादू का कुछ हुआ है, तो तुम जिस प्लेस में रह रही हो ये प्लेस को तुम छोड़ दो, नहीं तो तुम बचोगी नहीं। तो मेरे को लगा कि ये प्लेस छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो नौकरी करती हूँ, पूरा घर परिवार मैंने यहाँ ले रखा है। तो फिर घर परिवार अपना बना के रखा हुआ है, लेकिन रेंटेड था। मुजफ्फरपुर में भी मैंने रेंट पे फ्लैट ले रखा था, चूँकि मैं नौकरी करती थी और मेरे हस्बैंड भी नौकरी करते थे। वो अपना पेमेंट जो है ससुराल में भेजते थे और मैं अपने पेमेंट से अपने किराया और अपना घर चलाती थी। तो स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी और मेरे से वो टोटली वर्कआउट पूरी महिंद्रा का हैवी प्रेशर नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं सीनियर HR थी। मैं महिंद्रा शोरूम भी हैंडल करती थी, आइशर भी हैंडल करती थी और होंडा की शोरूम भी हैंडल करती थी, क्योंकि उन तीनों का एक ही ऑनर था। सीनियर HR थी, मेरे नीचे 3 HR थी जो मेरे बिहाफ में या मेरे दिए हुए वर्क को हैंडल करती थी। तो मेरे स्वास्थ्य के कारण बहुत प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि एक काम करते हैं, हम कुछ टाइम की छुट्टी लेके इस प्लेस को छोड़ते हैं। और छोड़ते तो उन्होंने बोला कि चलो कहीं घूम के आते हैं, ऐसा कहा। तो मैं शाही मंदिर में गई थी, गुरुवार का दिन था। तो पंडित जी ने बोला कि अब स्वास्थ्य कैसी है आपकी? तो मैंने बोला कि थोड़ी ठीक है, लेकिन अभी भी पूरी अच्छी नहीं है। तो पंडित जी, मैं कहीं घूमने जाना चाहती हूँ, आप मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ घूमने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप मथुरा जाओ, और घूमने नहीं, रहने के पर्पज से जाओ। मथुरा जाओ, उसी स्थान पर आपका जान बचेगा। तो मैंने इस बात को मजाक समझा और मजाक में हंसते हुए मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि काम करते हैं, मथुरा का टिकट बुक कीजिए, चलते हैं मथुरा। और शादी की मेरी सालगिरह भी थी, 17 अप्रैल थी। तो मैं मथुरा का टिकट बुक की और एक्चुअल में मथुरा हम लोगों को मतलब जो पहुँचे तो वो 17 अप्रैल 2018 को पहुँचे। शादी के सालगिरह के दिन ही हम लोग मथुरा पहुँचे। मथुरा में 17, 18, 19
घूमे और फिर वृंदावन से मैंने एक लड्डू गोपाल को लिया, उनके एक वस्त्र लिया क्योंकि आइडिया नहीं था, वस्त्र लिया और मथुरा मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ी ही शांति मिली। और जितने दिन मैं मथुरा रही उतने दिन मेरी बिल्कुल तबीयत खराब नहीं रही। चूंकि मैं जब डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर मेरी कोई बीमारी नहीं पकड़ पाता था, मुझे मैं कुछ भी खाती पीती थी वो वोमिटिंग हो जाता था, पेट हमेशा फूला हुआ टाइप का रहता था, बीमारी कुछ पता ही नहीं चलता था और हैवी खांसी होती थी, हैवी खांसी। ये कुछ भी मथुरा में जब तक मैं रही तब तक नहीं हुआ। उसके बाद 20 तारीख को दोपहर में हमारी टिकट थी, तो टिकट थी रिटर्न बिहार जाने की। तो मैं जंक्शन पे बैठ के रो रही थी, मुझे मथुरा से जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं भी रो रही हूँ, मेरी बेटी भी रो रही है और मेरे हस्बैंड भी रो रहे हैं, हम लोग तीनों का मन नहीं था। जब मैं मथुरा आ रही थी तो मैंने अपनी बेटी को भी साथ लेकर आई थी, अपनी मदर को भी बताया था कि मैं छुट्टियों में घूमने जा रही हूँ मथुरा, तो ऐसे बेटी को लेके आई। बेटी का माइंड एकदम ये हो गया कि मम्मी हम मथुरा ही शिफ्ट हो जाते हैं, जो काम आप महिंद्रा में करते हो तो आप मथुरा में ही किया करो। मतलब माइंड में चल रहा था बात, लेकिन फिर भी हम मुजफ्फरपुर पहुंचे, बिहार पहुंचे। उसके बाद मेरा एकदम वहाँ मन नहीं लगा, जैसे लगा ना कि वैराग्य हो गया है, क्या हो गया है, घर छोड़ दे, ऑफिस छोड़ दे। मैं किसी भी तरीके से मतलब अप्रैल कंप्लीट की, मई कंप्लीट की, जून में 4 जून को मैंने जॉब रिजाइन कर दिया। 2018 4 जून को मैंने जॉब रिजाइन किया, एक नॉर्मल सा मामूली सा बात पे, जिसमें बॉस ने बोला कि ऐसा नहीं, ऐसा क्यों किया, और हमने कहा कि मैं तो राइट हूँ, आप मेरे को क्यों डांट रहे हो। बस मैंने नॉर्मल बात पे रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन किया 4 तारीख को, चूँकि सैलरी तो 10 को मिलती है, तो बॉस ने मेरी सैलरी होल्ड कर दी। मैंने भी सैलरी नहीं मांगा और बीच में ही उनके सारे काम को छोड़ छाड़ के और अपने घर बैठ गई। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब घर कैसे चलेगा, तुमने तो जॉब छोड़ दिया, बहुत दिक्कत होगी, मैं तो अपना पेमेंट ससुराल में भेजता हूँ, फिर कैसे होगा। तो फिर मैंने बोला कि मैं अब रहूँगी ही नहीं बिहार में। पंडित जी ठीक बोल रहे थे साईं बाबा के, मैं ना इस जगह को छोड़ के मैं मथुरा चली जाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि दिमाग ख़राब है तुम्हारा, मथुरा जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे वहाँ पे, कोई इतनी हैवी पूंजी है कि हम बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस का कोई आइडिया नहीं है, और फिर नौकरी वहाँ मथुरा में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या सैलरी मिलेगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर भी मैं लगभग 1 सप्ताह बहुत डिप्रेशन में रही। महिंद्रा से कई कॉल आया, मैंने कोई कॉल रिसीव नहीं किया। मतलब माइंड एकदम ऐसा हो गया कि मुझे अब मथुरा जाना है, जाना है, जाना है। 11 दिन के अंदर मेरे हस्बैंड ने भी रिजाइन कर दिया कोको कोला। उनका भी अपने सीनियर से कुछ बकझक हो गया, उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनकी भी सैलरी होल्ड, हमारी भी सैलरी होल्ड। अब पैसे हम लोगों के पास है नहीं, दिमाग पे बस गया कि जाना है मथुरा। छोटी मोटी शेविंग बहुत छोटी सी थी, क्योंकि उससे ठीक थोड़ा टाइम पहले मेरी ननद की शादी हुई थी, तो पैसे वगैरह तो सारे ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने ऐसे ही, मोबाइल था मेरे हाथ में, तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि फ़्लैट वगैरह मिलने का कुछ ऐसे। तो मैंने सर्च किया मथुरा में, तो अचानक एक फ़्लैट आता है मथुरा में और उस पर कॉन्टेक्ट नंबर आता है। तो मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया और बोला कि क्या यहाँ पर फ़्लैट मिल सकता है। तो जिस आदमी ने फ़ोन उठाया उसने कहा कि हाँ जी हमारा फ़्लैट है, न्यू फ्लैट है, अभी पोजीशन मिला है, तो हम रेंट पे देंगे। हमने बोला क्या रेंट आपका होगा, तो उन्होंने बोला कि 9,000 रुपये रेंट, 10,000 बताया। फिर बोला कि हमने बोला कि नहीं हम उतनी दूर से आके रहेंगे, तो आप क्या रेंट देंगे। तो उसने बोला कि ठीक है हम 9,000 में दे देंगे, 9,000 रुपये एडवांस और 9,000 रुपये आपका रूम रेंट रहेगा। हमने बोला कि ठीक है। फिर हम बोले कि ठीक है हम आते हैं फ्लैट देखने के लिए। फिर मैंने क्या किया कि छोटे मोटे जो भी मेरे पास सेविंग अमाउंट थे उससे मैंने दोबारा टिकट बुकिंग किया और अपने हस्बैंड को बोला कि चलते हैं एक बार मथुरा। कहते हैं ना कि नियति वही करता है जो उसे करना है। समय तय है कि किसे कहाँ जाना है, समय तय है कि क्या होगा, इंसान बस जरिया होता है पहुँचने का। चूँकि हमारा दाना पानी बिहार से उठ चुका था, हमें बिहार छोड़ना था और ये सब कुछ करवा रहे थे गुरुजी महाराज। अब इतना डीपली हमने थोड़ा सा आगे का इसलिए बताया ताकि संगत जी आप लोग ये समझ सके कि गुरुजी महाराज केवल संगत की तब मदद नहीं करते जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं, बल्कि गुरुजी महाराज किसी भी रूपों में मदद करते हैं। मैं कृष्ण और राधा की बहुत पूजा करती थी, साईं बाबा की पूजा करती थी और पवन पुत्र वीर हनुमान की पूजा करती थी। चूंकि राजपूत फैमिली से थे, सभी ईश्वर की पूजा होती थी। विष्णु हमारे घर के कुल देवता थे, तो उनकी पूजा घर में ज़्यादा होती थी। फिर शंकर भगवान की वो सोमवारी व्रत वगैरह कर लिया, या मम्मी के साथ कभी भोलेनाथ के मंदिर में चले गए। लेकिन एक इंसान की जर्नी जो है, जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं कि किस इंसान की जर्नी गुरुजी महाराज से, महाशिव से कितने टाइम की है, ये गुरुजी महाराज ही जानते हैं, कोई इंसान नहीं जानता है। तो हमारी जर्नी महाराज से कब से है ये मुझे तो मालूम नहीं थी, मगर मुझे
जाना था, कैसे भी करके बिहार से मथुरा पहुंचना था। हमने टिकट बुक किया, हस्बैंड वाइफ बेटी को साथ में ही रखने लगे। फिर बेटी हम लोग आए दोबारा। और हाँ, आने से पहले हमारे को ये कॉन्फिडेंट था कि घर अच्छा होगा, क्योंकि 4 BH का फ्लैट बताया। तो मैंने क्या किया कि अपने भगवान का जो सामान था मेरे पास, वो लड्डू गोपाल लेके मथुरा से गए थे, वो लड्डू गोपाल, बाकी लक्ष्मी गणेश जो भी देवताओं की फोटो या जो भी ये मूर्तियाँ थी मेरे पास, मैं सबको एक बैग में डाली, बड़े से बैग में, और वो मैं लेके सीधे आई। जो मेरा पहुंचने का टाइमिंग था वो जन्माष्टमी के एक दिन पहले था। माइंड में मेरे ये था कि मैं जन्माष्टमी के एक दिन पहले पहुंचूं, ताकि मथुरा में जन्म स्थल कहाँ है वो जाके देख सकूं। मेरी गाड़ी लेट हो गई, ट्रेन लेट थी मेरी, और मैं सीधा पहुंचती हूँ मथुरा में जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी के दिन पहुंचती हूँ 2019 में। हाँ, क्योंकि 2018 में 4 जून को मैंने नौकरी छोड़ा। उसके बाद जो नौकरी छोड़ा वो समय 2018 जून से लेके जन्माष्टमी 2019 तक का सफ़र केवल ये सोचने में निकाले हम लोगों ने कि मतलब मथुरा शिफ्ट हुए कि नहीं हुए। चूँकि 17 अप्रैल 2019 को तो मथुरा आए ही थे शादी की सालगिरह में। उसके बाद जन्माष्टमी के दिन हम लड्डू गोपाल को लेके उस घर में आते हैं जिस घर में आज के डेट में हम वर्तमान में मौजूद हैं। 4 BH का फ्लैट है। उसमें मैं आई तो घर जब देखी तो बड़ा ही खूबसूरत मुझे लगा। फिर मैं अपने भगवान को वहाँ रख के चाबी लेके, और जो भी पेमेंट था वो पेमेंट मैंने ऑनलाइन भेज दिया था। जो लैंड ओनर थे वो आगरा के रहने वाले हैं, तो मैंने उनको ऑनलाइन भेज दिया था। फिर मैंने फ्लैट वगैरह देखी, फिर 1 डे फिर मैं रही, फिर बाकी बिहारी का दर्शन वगैरह किया, फिर नेक्स्ट डे मैं वापस गई ताकि मैं बाकी सामान को लेके आऊँ। अब जब मैं फिर बिहार पहुंची तो फिर सामान बाकी लेके मथुरा पहुंचूं, तो उसका जो ट्रक भाड़ा था उसने बोला कि 53,000 रुपये होगा, पैकिंग प्लस सामान सारा सही सलामत पहुंचाना। अब 53,000 रुपया कैसे आए? फिर मेरे हस्बैंड ने किसी अपने फ्रेंड से हेल्प के रूप में पेमेंट मांगा। उसने कहा कि ठीक है, बेफिक्र हो जाओ, आप पैकिंग करवाओ, हम पेमेंट दे देंगे। सामान की पैकिंग हो गई, ट्रक पे सामान चढ़ गया, और उस आदमी ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। पैसे भेज रहे हैं ऐसे कहना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर दिया। घर का पूरा सामान पैक हो चुका है। हम लोगों ने ट्रक से सामान भेजने की योजना बनाई और खुद टिकट करवा लिया था ट्रेन से आने की। उसके बाद क्या हुआ कि अब क्या होगा भाई, ट्रक से सामान निकल गया है और ट्रांसपोर्ट वाले को पैसा देना है 53,000 रुपया। हमें भी गाड़ी में कुछ खर्च के लिए पैसे चाहिए, और टिकट तो हो रखी थी। मेरे पास अप्रोक्स 1200 रुपये थे बस, और 1100 समथिंग या 1200 का कुछ ऐसा रुपया था। हम लोग बहुत दुखी मन से, और जिस मकान में रहते थे उनका चाबी देके दुखी मन से हम लोग निकल गए। ट्रांसपोर्ट वाले को बोले कि ट्रक पहुंचने दीजिए, हम पेमेंट मेरा आ रहा है और हम भेजेंगे। और स्टेशन पे जब हम लोग आए तो मैं बड़ा ही घबराई हुई कि अब पैसे कहाँ से लाएं। मैंने 3-4 अपने फ्रेंड को बोला, तो चूँकि मैं HR की नौकरी छोड़ चुकी थी, तो पावर में जब आदमी होता है तो सभी लोग मतलब बात को सुनते हैं। ऐसे तो कोई फ़ोन भी नहीं उठाता। किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने उठाया भी तो बहुत मतलब ऐसे बात किया जैसे लग रहा हम पे कितना एहसान कर रहा है। उस समय उसी टाइम से गुरुजी मेरी मदद करना शुरू किए अप्रत्यक्ष रूप से। जिस समय मैं बिहार में मौजूद हूँ और मेरा पूरा सामान ट्रक में आ चुका है, ट्रांसपोर्ट में गाड़ी निकल चुकी है, ट्रांसपोर्ट वाले को 1 रुपया नहीं दिए हैं, केवल जुबान और विश्वास पे। ट्रक वाले को पता है कि मथुरा में राधा वैली में जाके ट्रक उतारना है। ट्रांसपोर्ट वाला फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है मुझे, और मैं बहुत घबराई हुई। तो अचानक मैंने कुछ टाइम पहले मतलब ऐसे किसी पर्सन से बातचीत किया था कि मैं मथुरा में जाऊंगी तो कोई बिजनेस करूं कि क्या करूं ना करूं, ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन जैसे नॉर्मली प्रोफेशनली डिस्कशन होती है, बिल्कुल वैसे ही कि मथुरा में शिफ्ट हो रही हूं। तो सर आप लोग तो नियरेस्ट दिल्ली के रहने वाले हो, दिल्ली गाजियाबाद के, तो फिर हमारे लिए कौन से बिजनेस करना उचित होगा। मेरे पास उस पर्सन का नंबर था। मेरे माइंड में आया कि नंबर है। ये देखिए गुरुजी महाराज कैसे कैसे हेल्प करते हैं। पहले मथुरा जाने से पहले मेरे पास मेरे संपर्क में ऐसे पर्सन को लाते हैं, फिर मैं उस पर्सन से नॉर्मली बातचीत करती हूँ कि क्या मेरे को कोई नौकरी मिल सकती है मथुरा में, दिल्ली गाजियाबाद नियरेस्ट अबाउट किसी भी प्लेस में ऊंचे पोजीशन पे। फिर उनसे मैंने नंबर लिया फाइनली। हाँ, मैंने नंबर कैसे मिला, मैंने कई साइट पे naukri.com पे मैंने जॉब के लिए कई कंपनियों में मैंने ट्राई किया था।
वहाँ अपनी रिज्यूमे वगैरह डाले थे, तो कई कंपनियों से मुझे लगातार कॉल भी आ रही थी। एक कंपनी से जहाँ से मुझे कॉल आई वो गाजियाबाद का नंबर था, और उन्होंने जो भी चीज़ें मेरे से पूछी वो बहुत डीपली मैंने अच्छे से बताया। उन्होंने बोला कि प्लेस आपका जॉब तो हम दे देंगे, लेकिन प्लेस आपका गाजियाबाद रहेगा। मैंने बोला कि मैंने घर तो मथुरा लिया है, तो गाजियाबाद से जाना आना कैसे करूँगी। बस नॉर्मली इतनी ही बातचीत थी। उसी समय उस पर्सन का फ़ोन आता है कि मैम आप मथुरा जाने वाले थे, तो क्या मथुरा फाइनली शिफ्ट हो गए या गाजियाबाद के लिए कोई प्लान है आपका। तो मैंने कहा कि सर मैं अभी बहुत परेशान हूँ, सो मैं मथुरा जाने के लिए मैं बिहार से निकल तो चुकी हूँ, स्टेशन पे आ चुकी हूँ, मेरा सामान निकल चुका है, और मैंने जॉब क्यूट किया था तो मेरी सैलरी नहीं मिली थी, और इत्तेफाक से मेरा पेमेंट जहाँ से आना था वो पेमेंट वाले पर्सन ने मेरे को धोखा दे दिया है, और मुझे भी पैसे की बहुत नीड है, और मेरा ट्रक निकल चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उन्होंने बोला कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। अनजान आदमी, जो कोई किसी को आज के डेट में 10 रुपये की हेल्प भी सोच के करता है, अनजान आदमी 2019 में मुझे बोल रहे हैं कि कितने पैसे चाहिए। तो मैंने बोला ट्रक वाले को 53,000 रुपये देना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अपना अकाउंट नंबर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। तो मैंने जल्दी से अपना अकाउंट नंबर उनको व्हाट्सअप किया, और ठीक 5 मिनट्स के अंदर में मेरे अकाउंट पे 60,000 रुपये आ गए। ये अप्रत्यक्ष रूप से गुरुजी महाराज करवा रहे थे, महाशिव करवा रहे थे, कृष्ण राधा करवा रहे थे। तो 60,000 आया, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने वहीं से 53,000 रुपये ट्रांसपोर्ट वाले को भेज दिया। फिर बचे हुए पैसे अकाउंट में रखे, भगवान की मर्जी समझ के भगवान को शुक्रिया अदा करते हस्बैंड वाइफ बेटी जो है मथुरा में एंट्री किए। अगस्त का महीना 2019 हम लोग मथुरा पहुँचे। उसके बाद चूँकि फ्लैट का किराया तो अगस्त का दे चुके थे, कुछ छोटे जो बच्चे थे पैसे थे बस वही थे, और मेरा पर्सनली वही 1100-1200 रुपये था। बस उतने ही पैसे लेके हम मथुरा में आए। और जब हम मथुरा का निर्णय किए कि नहीं अब मथुरा जाना है, तो उस समय बिहार में मैंने अपने मदर को बताया, फादर को बताया। तो मेरे फादर मदर ने कहा कि पहले तो तुम्हें बोले कि मतलब शादी वगैरह को वहीं पे छोड़ो और अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाओ, तो तुमने हमारी उस समय बात नहीं मानी। और अब जो है कि फिर अब बिहार छोड़ के मथुरा जा रहे हो, अपनी मर्जी से जो मन कर रहा है कर रहे हो, तो करो जो मन कर रहा है। कल को मथुरा में तुम्हें 1 रुपये की भी ज़रूरत हो ना, तो हम लोगों को फ़ोन मत करना, मेरे फादर ने बोला। और सेम बात मेरी मदर ने मुझे बोला, तो वो भी ताकि मैं मथुरा का डिसीज़न ना लूँ। और इस वजह से, और ससुराल वाले लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, जहाँ जा रहे हो जाओ, वहीं पे मर जाना, फिर दोबारा लौट के बिहार मत आना। तो हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत ही हर्ट फीलिंग हुआ ये सारा सिचुएशन, लेकिन हम लोगों ने किसी की नहीं सुनी और फिर मथुरा पहुंच गए। फिर होती है मथुरा में हमारी जर्नी शुरू, जहाँ से मेन गुरुजी महाराज जो है कैसे मेरा हाथ थामे, कैसे उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिया, वो मेन मोटिव था आप लोगों को बताना संगत जी। क्योंकि ये गुरुजी महाराज का आज ये ऑर्डर है कि उनकी सारी संगत ये सुने कि गुरुजी महाराज चाहते हैं तो अपनी संगत को किस हद तक जाके मदद कर सकते हैं, किस हद तक वो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में जा सकते हैं। बस गुरुजी महाराज को दिल से मानना है, क्योंकि गुरुजी महाराज हर एक संगत के दिल में विराजते हैं, हर एक इंसान के दिल में विराजते हैं। और हम अपनी कितनी प्योरिटी से ईश्वर को मानते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है जानना समझना। मैंने अपनी जर्नी मोटा मोटी स्टार्टिंग से इसीलिए ये बताई ताकि संगत जी, कई संगत को अपने प्रश्नों का जवाब मिल सके। कोई ज़रूरी नहीं कि हम पुरानी संगत हैं तो गुरुजी महाराज मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं, हम नई संगत हैं तो गुरुजी महाराज मुझे अभी अभी मानना शुरू किए हैं, ऐसा नहीं है। हमारी जर्नी गुरुजी महाराज से, इस सोल की जर्नी गुरुजी महाराज से कितनी पुरानी है ये गुरुजी महाराज जानते हैं, हम नहीं जानते। हम जिस क्षण जिस पल से गुरुजी महाराज से जुड़े हैं, हम उस पल, उस डेट, उस टाइम को याद रख सकते हैं। और शायद उसी डेट और उसी टाइमिंग से हमें गुरुजी महाराज से बिल्कुल प्योरिटी से मिलनी चाहिए, जो हमारे बस में है, जो हम कर सकते हैं। तो संगत जी, मेन बताना यही था कि जैसे हम लोग बिहार से पहुँचे मथुरा, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, अब अगले महीने का किराया कहाँ से देंगे, और जीवन अब कैसे चलेगा। तो मेरे हस्बैंड को डिज़ाइनिंग का काम आता था थोड़ा बहुत, तो उन्होंने बोला कि चलते हैं आसपास के शहर को वॉच करते। फिर मेरे हस्बैंड जो है शहर को थोड़ा देखने को, वॉच करने की कोशिश की कि कहाँ पे हम क्या कर सकते। पहले तो हम लोगों ने नौकरी ढूंढने की कोशिश की मथुरा में, तो मथुरा की सैलरी पैकेज बहुत ही छोटी थी, जिसमें हम किराया क्या देते और घर क्या चलाते, क्या करते, प्लस हम चले जाते तो छोटी बेटी थी बिहार में, तो बेटी मेरे मायके में रहती थी। फिर हम यहाँ क्या करूँ, बेटी का भी उम्र ऐसा था कि मैं उसको छोड़ नहीं सकती थी।
6-7 साल की बच्ची को मैं अकेले फ्लैट में छोड़ के कहाँ जाती। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप जॉब ज्वाइन करो, हम जॉब नहीं करेंगे, हम एक काम करते, कोई बिजनेस के बारे में सोचते हैं। और चूंकि मेरे माइंड में ये भी था कि जो पर्सन ने आते समय मेरे को पेमेंट भेजा, उसे भी पेमेंट जल्दी से भेजना है, फिर घर कैसे चलाएंगे। तो एक बड़ा ही दुखद टाइम हमारा शुरू होता है और अगस्त बीतता है, सितंबर बीतता है, अक्टूबर बीतता है, किराया कहाँ से दे, एक बड़ा ही प्रेशर माइंड पे स्टार्ट हुआ, बहुत हैवी प्रेशर। फिर मेरे हस्बैंड ने अपने किसी फ्रेंड से लेके कैसे भी करके किराया को मैनेज किया और उसके बाद नौकरी हम लोगों को ढंग की मिली नहीं जैसा हम लोग चाहते थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम एक शॉप ओपनिंग करते हैं। तो फिर उन्होंने दिसंबर में 2019 में ही शॉप की एक ओपनिंग, हम लोगों ने कैसे भी करके किराए पर एक शॉप लिया और शॉप लेके और फिर हम लोगों ने शॉप की ओपनिंग वगैरह, मतलब बहुत मुश्किलों के साथ, बहुत कष्ट से ले दे के पैसे वगैरह, फ्रेंड सर्किल वगैरह से बहुत मुश्किलों से कर्ज पे ब्याज पे पैसे लेके मैंने शॉप ओपन किया। शॉप मेरे हस्बैंड ने ओपन तो कर लिया मगर कोई कस्टमर नहीं जो मेरे हस्बैंड से काम करवाए, या मार्केटिंग मेरे हस्बैंड को उतना पता नहीं था कि मैं कहाँ मार्केटिंग करूँ कि कस्टमर मेरे पास आ सके। जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स का गैपिंग हो, या बिहार का मार्केट अलग था, मथुरा का मार्केट अलग है, यहाँ पे बहुत ही लो रेंज में भी लोग काम मतलब बोलते हैं कि हाँ भाई प्रिंट करके मुझे दे दीजिए और छापने वाले का एक अलग रेट है। तो मेरे हस्बैंड बड़ा कंफ्यूज हुए कि बिजनेस तो खोल लिए, फिर अब दुकान का किराया कहाँ से दे। अब पहले घर का टेंशन था, घर चलाने का, और दुकान का किराया। बहुत ही हैवी प्रेशर में हम लोग फंस गए, बहुत हैवी प्रेशर में। और ऐसी स्थिति हो गई कि सिलेंडर तक भराने के लिए भी पैसे नहीं थे हमारे पास कि हम क्या करें। बेटी मेरी, अब उसको खाना कहाँ से खिलाएं। तो पोहा था, पोहा को मतलब पानी में भिंगा के उसके ऊपर चीनी डाल के प्लेट में पूरा फैला के और चाकू से काट के मैंने अपनी बेटी का बर्थडे मनाया। बर्थडे आया बेटी का मेरा, वो बर्थडे था 12 अप्रैल 2019। पोहा को काट के फिर बेटी को बोला बेटा यही केक है, यही पिज़्ज़ा है, यही बर्गर है, समझो। ऐसे ऐसे करके दिन काटा। कई ऐसा दिन हुए मथुरा में जब खाना ही नहीं हम लोगों ने खाया, क्योंकि अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। किराया ही माइंड पर इतना होता था कि जैसे मुजफ्फरपुर में जब रहती थी तो उस समय कुछ लोगों से कांटेक्ट था, तो उनसे ब्याज पे पैसे लिया, फिर वो ब्याज वाले पैसे लेके घर का किराया दिया, दुकान का किराया दिया, ग्रोसरी थोड़ा बहुत खरीद के कैसे भी काम चलाते थे। जीवन बड़ा ही दुखद परिस्थिति से गया पूरा 19 में। तो हम लोग अगस्त में आए थे। हाँ, बेटी का जो जन्मदिन था वो 20 की बात कर रही हूँ, 2020 12 अप्रैल 2020। तो उसके बाद जो हुआ कि उससे पहले मार्च में फिर मेरे हस्बैंड ने बोला ना कि एक काम करते हैं, दुकान पर ठीक से फिर से ना थोड़ा डेकोरेशन वगैरह करवा के पूजा पाठ फिर से करते हैं। हम बोले कि ठीक है, लकड़ी उकड़ी का कुछ डेकोरेशन वगैरह कुछ करवाया और 15 मार्च को पूजा वूजा हुआ और 22 मार्च को लॉकडाउन लगी। उसके बाद मेरी बेटी का जन्म आया था कि मैंने पोहा वगैरह पे कटिंग करके उसको केक बना के मैंने बेटी को खिलाया। जब लॉकडाउन लग गई तो फिर कौन पैसा किसको देने वाला है। हालात तो पूरे देश की खराब थी और बता नहीं सकती कि उस समय कितने दिन ऐसे गए जिस दिन हम हस्बैंड वाइफ बिल्कुल पानी पे रहे और बेटी को भी कैसे रखें जिसको शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है, बता नहीं सकते। उस कठिन परिस्थिति में हिम्मत दिया गुरुजी महाराज ने, साईं बाबा ने, पवन पुत्र वीर हनुमान ने, बाके बिहारी ने हिम्मत दिया कि परिस्थिति को आगे खींचे। उसके बाद जब लॉकडाउन खुलती है, होता है कि लॉकडाउन खुलती है, सभी लोग स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस के लिए जाना। मेरे हस्बैंड जा रहे थे, हम लोग बिहार से बाइक लेके आए थे, अपनी स्प्लेंडर बाइक लेके आए थे, उसी ट्रक पे रख के। तो उसी बाइक से मेरे हस्बैंड जो है राधा वैली से जा रहे थे। आगे में एक चौराहा है, राधापुरम चौराहा, वहाँ पे कुछ कुत्ते आपस में लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई करने के दौरान वो अचानक जो है मेरे हस्बैंड के बाइक के सामने आ गए। मेरे हस्बैंड उस कुत्ते को बचाने के चक्कर में उनका बाइक स्लिप कर गया और बाइक ऐसा स्लिप किया कि मेरे हस्बैंड का बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हो गया और घर में कोई पैसा नहीं। और उस दिन का जो दिन था वो राधा अष्टमी का दिन था, 2020 राधा अष्टमी का दिन था। और मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता वगैरह बना के दे दी कि वो तो ऑफिस गए हैं, अपना शॉप को ओपन करेंगे, ऑफिस का जो काम है वो करेंगे और हम घर की सफाई वफाई करके हम और बेटी दोनों मिलकर राधा अष्टमी का पूजा करते हैं, माता राधा का। उसके बाद मेरे मोबाइल पे अचानक फ़ोन आता है
कि आपके हस्बैंड का मेजर एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट से पहले उन्होंने ये नंबर बताया था, अगर आप उनकी वाइफ हैं तो सिटी हॉस्पिटल में आप आ जाएं। अब मथुरा की तो मुझे पूरी नॉलेज नहीं कि कहाँ है सिटी हॉस्पिटल। एक्सीडेंट हो गया, मेरे हाथ में पैसा नहीं, मैं किससे बोलूँ, क्या करूँ। मैं नाइटी में थी, दुपट्टा डाल ली और बेटी को हाथ में ली। कोरोना का टाइम, मैं राधा वैली से भागते भागते निकली। मैं बाहर में गार्ड से पूछी कि यहाँ सिटी हॉस्पिटल कहाँ है, तो उसने बताया कि थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सिटी हॉस्पिटल। रोड पार करके आप ना किसी ई रिक्शा वाले को लीजिएगा या वो ऑटो वाले को पकड़िएगा, वो आपको सिटी हॉस्पिटल पहुंचा देगा। नसीब ऐसा कि उस ऑटो वाले ने भी मेरे को आधा घंटा घुमाया, जबकि सिटी हॉस्पिटल 5 मिनट की दूरी पे था। आधा घंटा घुमाया केवल पैसे के लिए, 100 रुपया मेरे से लिया। अब मेरे को कुछ उस समय समझ आ रहा था, घर में 500 रुपये थे, वो पैसा 500 रुपया, 400 और थे, 900 टोटल रुपया थे, और बेटी के पास कुछ खुदरे मुदरे, टोटल मिला के 1100 रुपये होंगे घर में। 500 रुपया मैंने घर से लेकर निकल गई थी। 100 रुपया मैंने दे दिया टेम्पो वाले को। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं देख रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है खून से लथपथ वहाँ पे लेटे हुए हैं, और डॉक्टर बोल रहा है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, रोड पर के लोगों ने इनको लेकर आए हैं। सो आपका कोई गार्जियन है उनको बुलाइए, और इनके तो पूरे घुटने वगैरह अभी सब एक्सरे वगैरह होगा पूरी बॉडी का, तो मेजर है, ये खर्चा वाला मामला है, आप अपने गार्जियन को बुलाइए। तो मैं रोते हुए बोल रही हूँ कि गार्जियन, मैं तो बिहार की रहने वाली हूँ, 1 मिनट में गार्जियन को फ़ोन करती हूँ। मैंने अपने फादर को फ़ोन किया। संगत जी, यहाँ से एक एक शब्द पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी वर्ड मैं बोलूँगी इतना दर्द भरा है कि मुंह से सही से बोला नहीं जा रहा है, आवाज़ निकालने में भी बहुत कष्ट हो रहा है। तो मैं रोते हुए अपने फादर को फ़ोन की कि पापा एक्सीडेंट हो गया है विकास का, मेरे हस्बैंड का नाम विकास है, एक्सीडेंट हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी आ जाइए। तो मेरे पापा ने कहा कि एक्सीडेंट हो गया, कोरोना का टाइम है, हम लोग इतने दूर बिहार बैठे हैं, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, एक्सीडेंट हो गया है, गई हो अपनी मर्जी से, तो देखो तुम, कह के पापा ने फ़ोन काट दिया। मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया, भाई को फ़ोन किया, भाई ने फ़ोन नहीं उठाया, कोई था नहीं, किसको फ़ोन करूँ, क्या करूँ। नाना जी को फ़ोन किया तो नाना जी ने बोला कि मैं तो कोलकाता में हूँ और अभी कैसे आ सकता हूँ, तुम वहाँ ध्यान रखो। मैंने बोला ठीक है, किसी से कोई कनेक्शन नहीं। फिर मैंने ससुराल में फ़ोन किया। ससुराल में फ़ोन किया तो मेरी सासू माँ ने बोला कि तुम ही ने एक्सीडेंट करवाया है, तुम तो मेरे बेटे को ले ही गई हो इसलिए ताकि तुम उसको मार दो वहाँ पे, तो लेके गई हो, मार ही दोगी, तो फिर कौन सी खुशी के लिए हमारे पास फ़ोन किए हो, हमारे पास फ़ोन मत करो। अब तो मैं एकदम अकेले पड़ गई। हॉस्पिटल में कोना में खड़ा होकर मैं रो रही हूँ और मैं कह रही हूँ डॉक्टरों से कि खून बह रहा है, प्लीज़ आप जल्दी एडमिट कीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए, मेरे गार्जियन पैसा लेके आ रहे हैं, आप उनको एडमिट कीजिए। डॉक्टर बोल रहे हैं पैसा जमा कीजिए, कम से कम अभी यहाँ 5,000 रुपये आप जमा कीजिए काउंटर पर ताकि इलाज स्टार्ट हो सके। हम बोले कि इनकी कंडीशन को देखते हुए आप इनको एडमिट कीजिए, हम पैसा तुरंत ला रहे हैं, पैसा मेरा आ रहा। मेरी जो हालात थी रोने की, उसको देख के वहाँ के डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को एडमिट किया और हमने जो दुकान ओपनिंग किया था, दुकान जो ओपन किया था, वहाँ पे एक लड़का को मेरे हस्बैंड ने रखा था जिसने लकड़ी का सारा काम वाम किया था ना, उसने अपने भाई को मेरे दुकान पे लगवा दिया था। उसका नाम था कृष्णा। उसको मैंने फ़ोन करके बुलाया हॉस्पिटल में और बोला कि आप भैया के साथ रहो और कुछ पैसे हैं तुम्हारे घर में। तो उसने अपने घर से 4,000 रुपये मंगवाया, वही 4,000 रुपया रिसेप्शन पे दिया ताकि मेरे हस्बैंड की इलाज स्टार्ट हो सके। इलाज स्टार्ट हुआ तो उसमें एक्सरे हुआ तो उसमें बोला कि आपके हस्बैंड का घुटना तो टूट गया हुआ है, हाँ, घुटना की हड्डियां कई टुकड़ों में बट गई है, इनका ऑपरेशन होगा, डीप ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन के लिए पैसे प्लस रूम अलग से लोगे तो उसका पेमेंट और दवा का पेमेंट, इंजेक्शन का पेमेंट, डॉक्टर जितनी बार देखेगा, एक्सरे वगैरह होगा, इन सब की टोटली बिल उसने बना दिया कि इतना पेमेंट आपको जमा करना होगा। हम बोले अप्रोक्स कितना अमाउंट होगा, तो उन्होंने बोला कि आप मोटा मोटी कम से कम 5 लाख रुपया, 5.5 लाख रुपया मिनिमम मान के चलो, जो कंडीशन है एक्सीडेंट का उस हिसाब से। तो मैंने बोला कि ऑपरेशन में इतने पैसे लगेंगे, दवाई में, एक्सरे में, रूम में रखने में, ये ऑपरेशन होगा, उसके बाद मेरे हस्बैंड कितने दिन हॉस्पिटल में रहेंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि मिनिमम 1 महीना आप मान के चलो, और ये जो खर्च है ये बढ़ सकता है, घट नहीं सकता मैडम।
तो मैंने कहा कि इस हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं उनसे मेरी मुलाकात करवा दीजिए। तो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे मुलाकात करवा दीजिए। मेरी जिद पे जो सीनियर थे डॉक्टर, उन्होंने वहाँ के डायरेक्टर से मेरी मुलाकात करवाई। उसी नाइट ही में मैं उस डायरेक्टर के समक्ष रो रही हूँ। मैंने कहा कि आप इलाज स्टार्ट करो। उन्होंने बोला एम्स से डॉक्टर बुलाने होंगे। मैंने बोला जहाँ से बुलाने, जो करने आप करो, इलाज स्टार्ट करो। और मेरे गार्जियन बिहार में रहते, वो वहाँ से आ रहे हैं, पैसे लेके आ रहे हैं। मैंने ये बात झूठ बोली और इलाज स्टार्ट करो। और उन्होंने बोला कि बेटी को आप इमीडिएटली घर पे छोड़ो, चूँकि कोरोना का टाइमिंग है, और आप भी मास्क वगैरह पूरा लगा लो। तो जो लड़का था कृष्णा, उसके द्वारा मैंने अपनी बेटी को घर पे भिजवाया चाबी से, और बोला कि बाहर से गेट बंद कर देना। और बेटी को बोला कि बेटा तुम घर पे रहना। डरा की तो तबीयत तो काफ़ी ख़राब हो गई, एक्सीडेंट हुआ बेटा, तुम जानती ही हो। छोटी सी बेटी, 6 साल की बेटी को घर में बंद करके रखा। और कृष्णा आया, बस वही एक लड़का सपोर्ट था। उसने अपने बड़े भाई को बुलाया। तो वो लोग भी बहुत मिडिल फैमिली से, चूँकि लकड़ी वगैरह का काम वगैरह करने वाले थे, तो वो भी बहुत मिडिल फैमिली से थे, लेकिन हाँ, इंसानों के रूप में साथ में खड़े रहे। वो भी गुरुजी महाराज ने शायद ये सोच के ही उसको जोड़ा होगा। पहला संपर्क मथुरा में उन लोगों से हमारा बना। लेकिन अब समस्या हो गई कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्या होगा क्या नहीं। तो ऊपर में मेरे हस्बैंड को एडमिट किया। तो मैंने कृष्णा को कहा कि कृष्णा तुम ना ऊपर में ही रहो, भैया के साथ रहो, मैं रिसेप्शन पे जा रही हूँ पैसा जमा करने। वहाँ बार बार कह रहा था पैसा जमा करो, पैसा जमा करो। अब रिसेप्शन से बाहर निकल के मैं फूट फूट के रो रही हूँ कि हे कृष्ण भगवान, हे माँ राधा, मैं कहाँ से लाऊं पैसे, क्या करूँ। चूंकि मेरे माता पिता ने तो फ़ोन काट दिया है, ससुराल वाले कह रहे हैं कि एक्सीडेंट का जिम्मेदार तुम हो, तो अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं, क्या करूं। अगर मैंने एक दिन भी पूजा पाठ सही से किया होगा, एक दिन भी मैंने किसी का भी छल कपट कभी भी हृदय में रखा होगा, तो आप मेरी मदद मत करना। अगर एक दिन के लिए भी आपको लगा हो कि ये शोल बिल्कुल प्योर है और इस शोल का बुरा नहीं होना चाहिए, तो हे कृष्ण भगवान, इस धरती पे आप मौजूद हो और आप स्वयं आओ। हे भोलेनाथ, उस समय मेरे मुख से निकला, कोई भगवान को मैंने नहीं छोड़ा, और कहा हे भोलेनाथ आप स्वयं आइए, हे माँ दुर्गा आप आइए, हे बाकी बिहारी राधा रानी, आज आपका जन्म हुआ है। आज के दिन मेरे हस्बैंड के साथ इतना मेजर एक्सीडेंट, अगर पैसा नहीं जमा होगा तो उनका जान नहीं बचेगा। 5 लाख रुपया, मैंने तो इतना पैसा शायद अपनी मतलब शादी के टाइम पर ही देखा था कि इतना पैसा पापा लोग विवाह वगैरह में खर्च करने के लिए इकट्ठा करके रखे थे। इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं, क्या करूं, मेरा तो कोई संपर्क भी नहीं है। वो तो गॉड का बहुत बड़ा कृपा है कि मतलब हॉस्पिटल वालों ने स्टार्ट कर दिया, गंभीर स्थिति देखकर स्टार्ट कर दिया। उनकी मतलब हालात को सुधारने की कोशिश करने लगा। आईसीयू में मेरे हस्बैंड, वो मतलब सिलेंडर वगैरह लग गया, सांसें चल रही है, लेकिन अब डर अंदर से बार बार वही माइंड में आ रहा है कि शादी होते समय कहा था कि इसका पति नहीं रहेगा, कहीं ऐसा वैसे, कहीं मेरी बुआ लोगों ने शादी कराने के चक्कर में कहीं बिना कुंडली मिलवाए कुछ ऐसे ही तो शादी उदी नहीं करा दिया, झूठ बोल दिया कि कुंडली मिल गई। मेरे माइंड में ये सारी बातें आने लगी। अब मैं बहुत रो रही हूँ। रोते रोते मतलब ऐसा हुआ कि रिसेप्शन के जस्ट बगल में कुर्सी थी और मेरे को लगाना कि मैं मतलब बिल्कुल बेहोश हो गई। मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम अंधेरा टाइप का एकदम आँख के सामने होने लगा। तो अचानक एक ग्लास का पानी मेरे पास आता, कोई मुझे ग्लास से पानी पिलाता है, मैं पानी पीती हूँ। उसके बाद ना मेरे को आँख खुलती है, उसके बाद से गुरुजी महाराज की एंट्री होती है। पानी पीती हूँ और सामने में गुरुजी महाराज ऑरेंज कलर के कपड़े में खड़े। मैं तो जानती नहीं थी कि गुरुजी कौन है, क्या है, नहीं है, कोई जानकारी नहीं, क्योंकि बिहार से बिलोंग था और सभी ईश्वर को मैं मानती थी। तो गुरुजी एकदम चमकता हुआ चेहरा, बाल पे, माथे पे बाल था नहीं, और पूरा एकदम लाइट पूरे माथे पे कर रहा, एकदम तेज शरीर, पूरे शरीर पे एकदम तेज, और एकदम ऑरेंज कपड़े में, लेकिन पैर में खड़ाऊ पहने हुए, जो लकड़ी का जो होता है ना, जो राम जी वगैरह मैंने देखा था कि टीवी में राम जी वगैरह पहनते थे, खड़ाऊ वो लकड़ी का, वो पहने हुए। और उन्होंने कहा मुझे कि बेटी क्यों इतना रो रही हो तुम। तो मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, 5 लाख रुपया बोल रहा है कि जमा करने के लिए, 5,11,000 रुपया जमा करने के लिए काउंटर पे। मैं पैसे कहाँ से लाऊं, ससुराल में फ़ोन की हूँ तो वहाँ पे ऐसा बोला है, मायके में फ़ोन की तो ऐसा बोला है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं। मैं मथुरा के लिए आ रही थी तो मैंने ये बोला था कि जो सबका ख्याल रखता है वो मेरा ख्याल रखेगा, श्री कृष्ण स्वयं आएंगे हमारा ध्यान रखने के लिए। आज मैं कृष्ण को बुला रही हूँ, वो आ नहीं रहे हैं, बस यही शब्द मैंने बोला।
तो गुरुजी महाराज, मेरे को क्या पता कि वो गुरुजी है। मैं क्या बोल रही हूँ उनको, अंकल बोल रही हूँ। अंकल, मैं कृष्ण क्यों नहीं आ रहे मेरी मदद के लिए? कृष्ण को आना चाहिए ना, मैं उनकी जगह पे आई हुई हूँ, मैं अतिथि हूँ, मैं बिहार की रहने वाली हूँ, मेरा ध्यान रखना उनकी जिम्मेदारी है। मैंने आज तक जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, बुरा नहीं बोला, कभी किसी के लिए गिला शिकवा मन में नहीं रखा। जीवन ने मेरे को जितनी तकलीफें दिया, जो समस्याएं आई लाइफ में, मैं सबको सहते हुए आई, लेकिन मैंने जीवन में कभी भी माइंड में ये नहीं रखा कि हाँ मैं किसी का बुरा करूँ या बुरा सोचूं। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे माइंड में मतलब ये सारी चीज़ें आती गई और मैं यही चीज़ें जो है मतलब बोलती गई कि मेरे साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। तो संगत जी, अचानक गुरुजी महाराज ने मेरे को बोला कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरे जो पेमेंट है ना वो रिसेप्शन पे जमा हो गए हैं। तो मैंने बोला कि अंकल, आपने मेरा पेमेंट जमा किया है, लेकिन आप हैं कौन और इतने सारे पेमेंट आपने कहाँ से जमा कर दिया? तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे हस्बैंड का फ्रेंड हूँ और मेरे पास जैसे खबर आई ना तो वैसे ही मैं यहाँ पे आ गया। तो मैंने बोला कि आपको खबर किसने दिया? मेरे हस्बैंड तो बेहोश है और मैंने खबर दिया नहीं, और मुझे तो पता ही नहीं कि आप उनके फ्रेंड हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं मथुरा में ही रहता हूँ ना, तो मुझे पता चल गया था हॉस्पिटल के द्वारा और पैसे जमा हो चुके हैं। तू चिंता मत कर, एक काम कर, तू अभी हस्बैंड के पास जा और चिंता बिल्कुल मत कर, तुम्हारे हस्बैंड का ऑपरेशन कामयाब होगा और तुम्हारे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उन्होंने इतना हैवी तरीके से मेरे को कॉन्फिडेंट दिया कि उनके कॉन्फिडेंट के सामने मैं मतलब पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो गई कि नहीं, अब मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं होगा। मैं दौड़ते भागते पूरी एनर्जी के साथ तो ऊपर में गई, तब तक मेरे हस्बैंड जो है ऑपरेशन थिएटर में जा चुके थे। कृष्णा बोला कि ऑपरेशन थिएटर में उनको लेकर गया है एक रूम से दूसरे रूम में। हमने बोला ठीक है कृष्णा, पैसे तो जमा हो गए। तो उसने बोला कि किसने जमा किया? तो मैंने बोला कि वो मेरे हस्बैंड के कोई फ्रेंड हैं यहाँ पे, उन्हीं को पता नहीं कैसे खबर मिल गई तो वो जमा कर दिए। तो कृष्णा बोला चलो भगवान का शुक्रिया अदा कि जमा हो गया। तो कौन है आदमी? हम आते हैं नीचे से मिलकर, एक काम करो उनको लेके आओ। मैं दौड़ते हुए फिर नीचे गई तो मैं बोल रही हूँ अंकल आप कहाँ चल गए? रिसेप्शन पे लड़की थी, उससे पूछा कि यहाँ पर एक अंकल थे। तो वो बोल रहे कौन अंकल? तो हमने बोला कि हमारा जो पेमेंट जमा किए हैं। तो वो बोल रही है कि आपका पेमेंट हाँ आपका पेमेंट तो जमा हो गया, तो कैश पेमेंट आपका जमा हो गया। तो हमने बोला कि मेरा पेमेंट किसने जमा किया? तो बोल रही है कि अब उस समय मैं थोड़ी देर के लिए लंच में गई थी और आपका पेमेंट यहाँ डिपॉजिट हो गया हुआ है और आप तो यहाँ कुर्सी पे सोए हुए थे उतना देर से। तो हमने बोला कि पानी आपने मुझे दिया था। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने आपको पानी नहीं दिया था, आप कुर्सी पे आके सो गए थे रोते रोते, मैंने आपको बैठने के लिए कुर्सी जरूर दिया था, पानी मैंने